स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो एक बार पुनः आपका गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज चैनल पर स्वागत है। और अपन आज दूसरी क्लास है नरेशन की। तो विद्यार्थियों देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं और नरेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में जो पूर्व में आपको जानकारी बताई गई थी उसको एक बार अपन रिवाइज करते हैं, उसको थोड़ा दोबारा समझते हैं। मैंने बताया था कि जब दो आदमी आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हों, प्रत्यक्ष भाषण को ही अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो वो आपस में एक दूसरे के लिए यू, मैं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इस वार्तालाप को, दो व्यक्तियों की वार्तालाप को जब कोई तीसरा आदमी बोले या उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बोले, जैसे मैं एक उदाहरण आपको हिंदी में समझा देता हूँ। राम ने मोहन से कहा, राम है बोलने वाला और सुनने वाला है मोहन। राम ने मोहन से कहा, तुम्हारी क्लास कौन सी है, तुम्हारी क्लास कौन सी है। ये दोनों बात कर रहे हैं फेस टू फेस, आमने सामने। राम ने मोहन को कहा तुम्हारी क्लास कौन सी है। अब उस बात को किसी तीसरे बच्चे ने सुन लिया तो वो ये थोड़ी कहेगा, वो ये बताएगा उसी वार्तालाप को, उन दोनों के बीच जो एक टॉपिक, एक जो सेंटेंस बोला गया था उसके ऊपर ये बोला जाएगा कि राम ने मोहन को कहा कि उसकी क्लास कौन सी है। अब देखिए, उसने तो कहा था तुम्हारी क्लास कौन सी है, लेकिन दूसरा आदमी बताने वाला तो ये कहेगा ना कि राम ने मोहन से कहा कि उसकी क्लास कौन सी है। तो इस तरह से उसने आपको उसमें बदल दिया। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जब बात फेस टू फेस हो, आमने सामने हो, डायरेक्ट स्पीच, और जब उस बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके किसी को बताएं तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। बच्चों कुछ बातें और भी आपको बताई गई थी, एक सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिख करके आपको फिर उसको रिवाइज करते हैं। 3-4 बातें हैं जो अगर दिमाग में बैठ गई तो आप किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, कभी भी आप गलत नहीं हो सकते। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, मोनिका said to मोनू, मोनिका said to मोनू। अब वो लिख रहा है, इज योर फादर एट होम, क्या आपके पापा घर पर हैं। मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि भाई सैड टू का मतलब होता है सुनने वाला। जब कोई आदमी है तो टू लगा दिया। बात हो रही है सैड की, कि से इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और जब कोई बात बोली जाती है पास्ट टेंस में हो गई कि मोहन ने कल कहा था उसको, या मोनिका ने मोनू को कल कहा था, तो जब बात पास्ट टेंस में हो तो से की हो जाती है सैड। तो ये सैड क्यों हुआ, ये उस दिन ढंग से आपको समझाया था। सेज भी होता है, से भी आ सकता है। फिलहाल है मोनिका, ये सब्जेक्ट है, सुनने वाला मोनू है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो बोला गया, क्या बोला गया, उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया। ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। परसों या पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि भाई ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई बात आती है, जो बोला जाता है उसको सेम टू सेम लिखने के लिए इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने यहाँ आपको बताया था कि जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो 3 नियम। पहला नियम था कोमा हटाने का नियम, कोमा हटाने का नियम, और इसमें 3 नियम थे। ये मैं आपको एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ जो मैं गोला ये लगा रखा हूँ गोला, यहाँ पर क्या क्या लग सकते हैं, एक तो दैट लग सकता है, इफ़ लग सकता है, और WH लग सकते हैं। ये 3 लग सकते हैं नॉर्मली। बाद में आज्ञावाचक वाक्यों में अलग से जो होगा वो अलग से बताएंगे। फिलहाल अपन 3 की बात करते हैं। यदि कोमा के तुरंत बाद, यहाँ आप देखिए, ये आपको इज दिखाई दे रहा है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब अगर इन्वर्टेड कोमा के बाद में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट होगा तो वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप होगा। यहाँ अगर सब्जेक्ट होता तो यहाँ फुल स्टॉप होता। तो ना तो सब्जेक्ट है ना फुल स्टॉप है, इसका मतलब दैट तो नहीं आएगा। अब देखिए, दूसरा मैंने कहा था, यदि वाक्य के अंदर शुरू में कोई मॉडल हो या कोई हेल्पिंग वर्ब, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब हो
या कोई मॉडल हो, दोनों में से कोई सा एक। मॉडल में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, ये सब मॉडल में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आते हैं डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैव, हैज, विल, शैल, हैड बीन, शैल हैव बीन, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, वाज वर। तो अगर किसी वाक्य के शुरू में, दोबारा सुनिए, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू में, यदि किसी वाक्य के शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है, अगर ये दोनों चीज आपको वाक्य में मिल रही है, देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसके स्थान पर कंजक्शन के रूप में इफ लगा देते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हेल्पिंग वर्ब भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो इफ लगेगा। अगर कोई WH, तीसरे नियम की बात करें, ये तीनों एग्जाम्पल दे करके मैं समझाऊंगा, फिर इसके नोट्स आपको अलग से डाले जाएंगे ताकि आप लोग उसको अलग से अपनी कॉपी में नोटबुक कर लें। लेकिन फिलहाल समझने के लिहाज से मैं अलग अलग सेंटेंस लिख करके आपके दिमाग में पूरी बात पहले अंडरस्टैंडिंग करो, उसके बाद में जब लिखोगे तो और लर्निंग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक भी नियम आपके दिमाग में कन्फ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए कि दैट कहाँ आता है, इफ़ कहाँ आता है, WH कहाँ आता है। अगर यहाँ शुरू में कोई वेयर होता, वाही होता, हु होता, हाउ होता, वाट होता, वैन होता, अगर ये WH होते तो WH जब आता शुरू में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शुरू में WH होना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ किसी वाक्य में मिल जाएं तो हम वहाँ पर उसी WH को जो दिया गया है उसको हम कंजक्शन के रूप में कॉमा हटाकर लिख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि ये जो सेड टू है, ये सेड टू, ये सेड टू दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। या तो इसको कर दिया जाता है फिलहाल आस्क्ड, या यहाँ पर टोल्ड। ये जो सेड टू है इसका या तो होगा आस्क्ड या होगा टोल्ड। फिलहाल बाकी और भी ये क्या है, भावनाओं पर निर्भर करता है। जैसे राम मोहन से ऑर्डर दे रहा है चाय बनाओ, तो सेड टू का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड हो जाएगी। अगर कोई आदमी सलाह दे रहा है किसी को, जैसे मोहन ने सोहन से कहा अच्छे डॉक्टर से मिलो, अब यहाँ मोहन सोहन को कह रहा है अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करो, आप बीमार हैं, ये सलाह दे रहा है। तो सेड टू का सलाह की इंग्लिश जो होती है एडवाइज होती है, जो सेकंड फॉर्म होगी एडवाइज्ड। तो ये एक्सप्रेशन को चेक कीजिए, मेन जो नियम है उसका ये है। लेकिन फिलहाल अपन लोग जब कोई अपनी पता नहीं है कि अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाता है, कोई सुझाव दे रहा है तो सजेस्टेड हो जाता है, कोई सलाह दे रहा है तो एडवाइजर हो जाता है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो सेड टू का रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म। अगर कोई चेतावनी दे रहा है कि मुझे ये दे दो वरना तो मैं तेरा ऑर्डर कर दूंगा, तो इस तरह के वाक्य में आदमी चेतावनी दे रहा है तो सेड टू का हो जाएगा वार्न, वार्न की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वार्नड। तो सेड टू का क्या होता है, ये निर्भर करता है कि आप कह क्या रहे हो किसी आदमी को। कर्ता ऑब्जेक्ट को चेतावनी दे रहा है, सलाह दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ना सलाह दे रहा, ना चेतावनी दे रहा, ना रिक्वेस्ट करना ऑर्डर दे रहा, एक नॉर्मल वाक्य बोल रहा है कि क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं। इसका मतलब आदमी ना कोई चेतावनी ना और कुछ है। तो ऐसी कंडीशन में केवल दो चीज़ें दिमाग में सेट कर लो, इसका कोई विशेष नियम नहीं है कि आपने अगर मान लो कहीं चेतावनी आ रही है और आप समझ नहीं पा रहे तो आप टोल्ड या आस्क्ड में से कर सकते हैं। तो आस्क्ड और टोल्ड तो कॉमन है कि जब भी कोई दिमाग में सेंटेंस नहीं समझ में आए तो आस्क्ड कर दो या टोल्ड कर दो। अब ये आस्क्ड टोल्ड का क्या है नियम, अगर यहाँ दैट बैठेगा, यहाँ दैट कब बैठता है, देखो जब सब्जेक्ट शुरू में हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो। अगर यहाँ दैट बैठेगा तो सेड टू का टोल्ड होगा। इधर देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि दैट से सीधा कनेक्शन है टोल्ड, यानी दैट जब आता है तो टोल्ड, और अगर इफ और WH आएंगे तो आस्क्ड हो जाता है। अब दैट कब आता है इसको अपना एग्जाम्पल के माध्यम से देखो। मैं दैट के स्पेशल एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ, फिर आप लोग तुरंत उसको समझने में आएगा। 3-4 एग्जाम्पल अपन दैट के देते हैं और दैट के साथ ही आएगा टोल्ड। जैसे पहला वाक्य अपन लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 2-3 सेंटेंस आ जाएंगे आराम से। नंबर 1, कविता सेड टू बबीता, कविता ने बबीता से कहा
कमलेश इज गोइंग टू अलवर, कि कमलेश अलवर जा रहा है, कमलेश इज गोइंग टू अलवर, ये आपका सेंटेंस। अब देखिए इसका जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो 4 परिवर्तन करने होते हैं सेंटेंस में। 1 नंबर का एक वाक्य आता है और हर चेंज, हर परिवर्तन 1/4 नंबर का आता है। अपन ने 2 परिवर्तन करना ही सीखा है अभी। तो देखो क्या करेंगे, आंसर लिखते समय कविता का कविता हो जाएगा। अब आप देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा है, सबसे पहले अपनी नज़र सीधी इन्वर्टेड कॉमा पर जाएंगी और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कमलेश। कमलेश तो एक सब्जेक्ट है तो लास्ट में देखो फुल स्टॉप भी है। तो अभी मैंने कहा था सब्जेक्ट शुरू में हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो कोमा उठाकर दैट लगाते हैं दैट, तो यहाँ कोमा उठाकर दैट आएगा। और ये भी मैंने कहा था जब दैट होगा तो सेड टू का टोल्ड होगा। तो अब देखिए अपन इसमें 2 परिवर्तन करते हैं। कविता ये रहा सेड टू, इसका कर देंगे ये रहा टोल्ड। कविता टोल्ड बबीता, अब ये लगा दीजिए, कोमा को हटा दीजिए यहाँ से और ये आएगा आपका दैट। कविता टोल्ड बबीता और दैट लगा करके अब आप लिख दीजिए वाक्य को ऐसे कैसे, कमलेश। लेकिन अभी अगली बात मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो कि डायरेक्ट स्पीच का जब इनडायरेक्ट अपन बनाते हैं तो ईजेमार का वाजवर हो जाता है। सिर्फ ये थोड़ा सा अभी अगला नियम जो आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब संबंधित से बताएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कमलेश वाज गोइंग टू अलवर, और ये देखिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो ये परिवर्तन आपके समझ में आना चाहिए कि टोल्ड कैसे हुआ, और ये आपके समझ में आना चाहिए कि दैट कैसे हुआ, और वाज तो अभी हमने बताया नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन है। 3 परिवर्तन इस सेंटेंस के अंदर हुए हैं। तो दोबारा मैं कह रहा हूँ, यदि यहाँ कोमा के अंदर पहले नंबर पर अगर कोई कर्ता हो, कर्ता के अंदर आते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, किसी का नाम आ जाए तो वो सब सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट को चेक करने के लिए आप वाक्य के लास्ट में भी जा सकते हैं। लास्ट में आप देखिए यहाँ ये रहा वाक्य और ये रहा फुल स्टॉप, और जब फुल स्टॉप होता है तो वाक्य असर्टिव है। असर्टिव है इसका मतलब शुरू में सब्जेक्ट है। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस कोमा को उठाकर दैट लगा देंगे, सेट को कर दिया टोल्ड, और एक कविता टोल्ड बबीता दैट कमलेश वाज गोइंग टू अलवर। अब एक बात इसमें अपन नोट करेंगे, नोट अपन ये है मेन बात कि देखिए इस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा ये था, यहाँ से चालू हुआ था यहाँ। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आता है इन्वर्टेड कोमा। किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखोगे तो इन्वर्टेड कोमा आता है, और ज्यों का त्यों तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। उसने कहा आपका, हमने चेंज कर दिया उसका। तुम्हारा गांव कौन सा है, बोलने वाला तो यही बोलेगा तुम्हारा गांव कौन सा है। हम पूछेंगे उसने उससे कहा कि उसका गांव कौन सा है, तो तुम्हारा का हमने बदल दिया उसका। तो कर्ता के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं, और ये चेंज होने के बाद ये इन्वर्टेड कोमा तो आएगा ही नहीं। तो ये एक फिक्स कर लीजिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ अभी मैंने कहा था सब्जेक्ट आया है, या हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, या मॉडल भी आ सकता है, यहाँ WH भी आ सकता है। यानी डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में वाक्य के अंत में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो दोबारा सुनो, डायरेक्ट स्पीच में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में इंटरोगेशन मार्क कहते हैं, ये भी आ सकता है, फुल स्टॉप भी आ सकता है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आ सकता है। दुनिया भर के विराम चिन्ह आपके डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में सभी का उत्तर एक ही है। इनडायरेक्ट स्पीच में केवल फुल स्टॉप ही आता है, ये आप विशेष ध्यान रखिए। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, in the direct speech in the end of the sentence there may be
इंटरोगेशन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क, बट इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू यूज ओनली फुल स्टॉप। डायरेक्ट स्पीच में कोई सा भी विराम चिन्ह आए, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम केवल फुल स्टॉप यूज करेंगे। कई लड़के यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो ये था, ये नहीं है, यहाँ पर तो ये भी तो अगर वाक्य अलग प्रकार का होता तो ये आता, लेकिन हम तो यही लिखेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी चिन्ह आए आने दो, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में वाक्य प्रश्नवाचक हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, WH हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको असर्टिव कर देते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। अब अपन देखो एक दो और अपन इसके एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक और ले लीजिए, दैट का ही दे देता हूँ। पूजा सेड टू मी, पूजा ने मुझे कहा, आर यू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज, आर यू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज। ये देखो अपन ने थोड़ा सा दूसरा जो नियम था हमारा कि इफ़ कहाँ आता है, उसका ये एग्जाम्पल है। अगर इस तरह के वाक्य हों तो आप लोग आंसर लिखते समय सबसे पहले देखो, पूजा सेड टू मी, पूजा कहने वाली है, मी यानी मैं सुनने वाला हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमा आ गया, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये देखो आर आ गया, और आर एक हेल्पिंग वर्ब है, ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हो गई तो दिमाग में सेट होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क रहा। तो हेल्पिंग वर्ब भी और क्वेश्चन मार्क भी है। अब हेल्पिंग वर्ब भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो दिमाग याद करो 3 नियमों से। पहला नियम था कि सब्जेक्ट हो, फुल स्टॉप हो तो दैट। दूसरा नियम था कि वाक्य के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो तुरंत हम लोग उसमें इफ़ लगाएंगे, और इफ़ जब आता है तो ये भी मैंने कहा था इफ़ के साथ सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। तो देखिए अब पूजा आस्क्ड, पूजा आस्क्ड हो गया। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेड टू का आस्क्ड होगा टोल्ड। ये निर्भर करता है यहाँ से, यहाँ अगर दैट आ रहा है तो यहाँ टोल्ड होगा, और यहाँ दैट के अलावा जो कुछ भी आ रहा है तो यहाँ आस्क्ड होगा। अब ये हमने कर दिया, पूजा आस्क्ड मी। अब हम देखें कि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, ये आ गया आपका इफ़ आ गया। अब इफ़ लगाने के बाद एक नया नोट आपको मैं समझा देता हूँ, पहले उसको समझिए। अभी मैंने कहा था नोट नंबर 1 में कि डायरेक्ट स्पीच में चाहे जो प्रकार का कोई सा भी इंटरोगेशन मार्क हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, फुल स्टॉप हो, हम तो फुल स्टॉप ही लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे। नियम नंबर 2 सुनो, डायरेक्ट स्पीच में कोमा के अंदर शुरू में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, देखिए अगर आपने टेंस पढ़ा हो तो जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है तो वह वाक्य इंटरोगेटिव होता है, और कोई सा भी टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य जब देखेंगे आप सूत्र, तो उसका जो फॉर्मेट है, जिस संरचना के अंदर वो वाक्य आता है वो फिक्स होता है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में ETC आएंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी वाक्य अगर इंटरोगेटिव है तो वो इस सूत्र में आएगा, क्योंकि सारे इंटरोगेटिव का आपने टेंस में पढ़ा होगा, यही सूत्र है। अगर वाक्य के शुरू में कोई WH आ गया मान लीजिए, तो WH आएगा तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, निश्चित है। ये कोई भी वाक्य WH से बनेगा तो उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि WH का आपने नियम पढ़ा होगा टेंस में। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ETC आएगी, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। यानी अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वाक्य इस सूत्र में आपको मिलेगा, और यदि वाक्य के शुरू में WH आएगा तो आपको इस सूत्र में वाक्य मिलेगा। फिक्स है ये, इंटरोगेटिव वाक्य इस सूत्र में रहते हैं और WH वाले वाक्य इस सूत्र में रहते हैं। लेकिन हम जो इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं वो वाक्य की संरचना को चेंज कर देते हैं। हमने भी कहा था कि वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। भाई फुल स्टॉप कब आएगा? फुल स्टॉप जब ही तो आएगा जब हमने वाक्य को सकारात्मक बना दिया,
यानी यहाँ आ रहा था क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव वाक्य था, हमने बना दिया सकारात्मक, फुल स्टॉप लगा दिया। WH यानी मेरा कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट स्पीच में वाक्य किसी भी सूत्र में हो, जो कुछ हो उसके शुरू में, लेकिन हमारा जो नियम बनेगा ये तो दोनों डायरेक्ट स्पीच में आएंगे। डायरेक्ट स्पीच हम इनडायरेक्ट के अंदर जिस सूत्र से उसको सेट करेंगे वाक्य को, वो सकारात्मक होगा। यानी शुरू में हेल्पिंग और WH हम सबसे पहले सब्जेक्ट याद करेंगे, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ETC और फिर फुल स्टॉप। अगर हम लोग जब वाक्य किसी भी सूत्र में आए, हम जो वाक्य बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में वो इस सूत्र से बनाएंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे WH, हम तो कंजक्शन लिखते ही, इफ या WH लिखते ही सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे, फिर मेन वर्ब देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। अगर वाक्य में नोट वगैरह है तो नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है, तो हम लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड नोट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ भी तो नोट यहीं आएगा, 3 नंबर पे ही आएगा। तो अगर हमारे वाक्य में नोट है तो हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में। लेकिन इस बात को दोबारा याद करो, यदि वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है और शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो इस सूत्र में आता है वो। अगर शुरू में WH है तो वो इस सूत्र में आता है। लेकिन अपना तो ऑल इन वन, ऑल इन वन का मतलब है सभी बीमारियों का एक ही इलाज है। चाहे उसके, जैसे महात्मा गांधी का एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें था कि जब चंपारण आंदोलन में हुआ तो चंपारण के लोगों के लिए वहाँ गए तो गांधी जी को वहाँ पर देखा कि वहाँ के लोगों की दुनिया भर की बीमारी हो रही है, किसी की खाज, खोड़ा खाज, बुखार, मलेरिया। अब उस समय 1916-17 की बात है, तो उस समय चंपारण बहुत गरीब था, आज भी बिहार के लोग अधिकांश गरीब रहते हैं। तो उस समय हालत ये थी कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य सिस्टम, वो बहुत अविकसित, जिसको हम कहें, बहुत इस तरह की सुविकसित सुविधाएं उस समय नहीं थी। तो गांधी जी ने केवल कुनैन की गोली और अरंडी का तेल ये सबके लिए उपलब्ध कराया कि भाई किसी के कुछ भी हो रहा हो, कुनैन की गोली दे दो और अरंडी का तेल उसको दे दीजिए, ताकि, क्योंकि ये बीमारी, ये जो 2 दवाई उसकी थी, ये ऑल इन वन थी, सब में काम आती हैं। किसी को कुछ भी हो रहा हो, क्या हो रहा है आप तो बाद में पूछो क्या हो रहा है, पहले ये ले लो बस। तो इस तरह की जो दवाई, जो मास्टर चाबी जिसको हम कहते हैं, कि किसी प्रकार का ताला हो, सब में मास्टर चाबी एक ही काम करेगी। आप तो ये चाबी ले जाओ, कैसा भी ताला हो तुरंत खुल जाएगा, इसको मास्टर चाबी जिसको हम कहते हैं। तो वैसे ही हमारा ये मास्टर स्टॉक है। हमारा वाक्य चाहे कैसा भी आए, चाहे हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो, चाहे WH हो, चाहे अगर सब्जेक्ट शुरू में है, यानी वाक्य सकारात्मक है, मान लो उसमें ऑलरेडी यही सूत्र आ रहा हो तो भी यही सूत्र होगा। यानी इस सूत्र में वाक्य है तो भी इस सूत्र में लिखेंगे, इस सूत्र में है तो भी इस सूत्र में लिखेंगे, इसमें है तो भी इसमें लिखेंगे। अब देखो ये सूत्र, यानी शुरू में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सूत्र से हम लोग वाक्य बनाएंगे, उसमें चाहे किसी भी प्रकार का हो। अब इसमें देखिए, यहीं इसको अपन समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो पूजा अस्कर हो गया, मी का मी आर था इसलिए इफ लगा दिया। अब हम आर को नहीं पकड़ेंगे, हम तो सबसे पहले हमारा सूत्र है सब्जेक्ट, और ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। अभी मैं इस वाक्य को पूरा करता हूँ, उसके बाद में आपको कर्ता परिवर्तन संबंधी नियम आज हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट यू है और यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास में, और वो चेंज होगा, आई के रूप में बदलेगा। इसका नियम क्या है अगले ही अपने स्टेप में बात करेंगे। EJMR का हो जाता है वाज वर, इफ़ आई वॉज टेकिंग, इफ़ आई वॉज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज। ये EJMR का तो मैंने बता ही दिया था। और आई कैसे हुआ, ये आई कहाँ से आया यू का, ये अभी अपन बात करेंगे। अगला जो नियम हमारा, फिलहाल हम यही पढ़ रहे हैं कि इफ़ कहाँ से आया और आस्कर कहाँ से आया, बस ये 2 ही नियम अपन पढ़ रहे हैं।
ये आयु का आई कैसे हुआ, ये अगला है कर्ता संबंधी परिवर्तन। एक नियम और अपन लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोनू said to his father, Monu said to his father, where are you going? Where are you going? Where are you going? क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसका जब आंसर अपन लिखेंगे तो देखो कितना अच्छा तरीके से, देखो ये टॉपिक कितना अच्छा है। एक बार दिमाग में चेंज करना और एक बार सेट हो गया तो आप वाक्य को मौखिक बोलो। आप मेरे सामने कोई वाक्य मौखिक बोलो, मैं तुरंत उसका स्पीडली उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दूंगा, क्योंकि वो दिमाग में सेट हो जाता है। क्या है इसको पहले अपन समझते हैं। दो नियम फिलहाल समझ में आना चाहिए कि सेट टू का क्या होगा और वेयर का क्या होगा। तो आंसर लिखते समय देखो मोनू, अब देखो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा के शुरू में क्या आ गया, वेयर आ गया। अब वेयर क्या है, WH है। अब WH है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहा। तो आपको ढंग से बताया था कि वेयर आ जाए, वाट आ जाए, कोई भी WH आ जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो उसी को हम लोग कंजक्शन के रूप में लिखेंगे और सेट टू का हो जाता है आस्क्ड। तो मोनू आस्क्ड हिज फादर, और वेयर का वेयर। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर भी एक छोटी सी चालाकी एग्जामिनर आपके सामने दे सकता है और उसको आप चेक कर सकते हैं। देखो ये W बड़ा आया था यहाँ पर वेयर का, क्यों? मोनू आस्क्ड हिज फादर, सेड टू हिज फादर, यहाँ तक ये अलग सेंटेंस है फिलहाल, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा से ये वाक्य अलग है, ये अलग है। तो इसमें इस वाक्य से कनेक्शन कोई मतलब नहीं है। वेयर अलग वाक्य था इसलिए W देखो बड़ा आ रहा है, लेकिन अब हम लोग दोनों वाक्यों को एक बना रहे हैं, और जब दोनों वाक्यों को एक बनाते हैं तो अब ये वेयर बीच में आएगा वाक्य में, इसलिए अब W छोटा हो जाएगा। तो देखो वेयर कैसे लिखेंगे, वेयर, ये W छोटा हो गया। मोनू आस्क्ड हिज फादर वेयर, अब मैंने अभी आपको समझाया था वेयर के बाद में इसमें तो भाई आर आएगा निश्चित है, WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन हम तो ना वेयर को पकड़ेंगे ना आर को, हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू, और यू सीधा का सीधा हिज फादर के पास जाएगा, और वेयर आर योर आएगा इसमें, वेयर, अच्छा वेयर आर यू गोइंग, सही है। मोनू आस्क्ड हिज फादर वेयर आर यू गोइंग, यू चला गया इस फादर के पास, और फादर का होगा ही वाज गोइंग। तो वेयर ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग, ये आपका वाक्य हो गया। देखिए मोनू सेड टू हिज फादर वेयर आर यू गोइंग, तो मोनू सेड टू का हमारा वेयर था इसलिए हो गया आस्क्ड। मोनू आस्क्ड हिज फादर वेयर ही वाज गोइंग, तो वेयर का तो देखो ये वेयर आ गया, यू था इसका ही हो गया। ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि यू का ही कैसे हुआ, और वाज गोइंग ये भी हम बात बताएंगे, क्योंकि जेएमआर का वाजवर हो जाता है। लास्ट में देखो फुल स्टॉप है, यहाँ चाहे कोई सा भी वाक्य हो। एक दो वाक्य और अपन लेते हैं ताकि दिमाग में आपकी सेट हो जाए कि किस तरह से। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपन ने मोटी मोटी तीन बात पढ़ी है, अगर ढंग से देखा जाए तो। मोटी मोटी तीन का मतलब है कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सबसे पहले अगर वाक्य में सब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो अपन दैट लगा देते हैं, और शुरू में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये दोनों चीज़ें हैं तो इफ लगा देते हैं कॉमा को हटाकर, और WH है तो लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, और ऐसा है तो वहाँ अपन उस WH को लिख देते हैं। दूसरी बात बताई थी कि अगर दैट आ रहा है, दैट आएगा तो सेड टू का आस्क्ड होगा, और अगर इफ और WH आएगा तो सेड टू का दैट आएगा तो सेड टू का टोल्ड,
और इफ़ और WH आएगा तो सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। इस तरीके से हमने 2-3 परिवर्तन करना आपको बताया था। फिर एक बात ये बताई गई है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डायरेक्ट स्पीच में चाहे फुल स्टॉप हो लास्ट में, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, इनडायरेक्ट स्पीच में केवल फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना है। फिर एक बात हमने ये बताई थी कि डायरेक्ट स्पीच का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, etc। WH है तो उसका सूत्र अलग है, लेकिन हम कंजक्शन इफ दैट WH में से जो भी आएगा उसको लिखने के बाद हमारा एक ही सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, etc। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। देखिए, जैसे रेखा सेड टू मी लिख देता हूँ। रेखा सेड टू मी, आर यू फीलिंग पॉजिटिव? आर यू फीलिंग पॉजिटिव? आर यू फीलिंग पॉजिटिव? ये वाक्य, रेखा सेड टू मी, आर यू फीलिंग पॉजिटिव। अब इसका अब हमें बनाना इनडायरेक्ट स्पीच। हमें तो आधा ही तो काम सीखा है अभी, क्योंकि अभी 2 चीज़ तो अभी बताएंगे आपको। तो आपको तो एक तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ क्या आएगा, और एक ये पता होना चाहिए कि सेड टू का क्या होगा। बस इस पर फोकस करो, अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बाकी चीज़ों के ऊपर। तो देखो, रेखा, ये रेखा का रेखा हो गया। अब यहाँ देखो आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ इफ़ होगा तो यहाँ सेड टू का आस्क्ड होगा। तो रेखा आस्क्ड मी इफ़, ये हो गया इफ़। यहाँ तक तो अपनी गाड़ी नॉन स्टॉप जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए अब तक तो, कि भाई यहाँ पर सेड टू का आस्क्ड हो गया इफ़। अब है मेन चीज़, अब यहाँ है आर यू यानी हेल्पिंग वर्ब है। हम शुरू में कर्ता को पकड़ेंगे, हम लिखेंगे, मतलब वाक्य जो बनेगा यू आर से बनेगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, और ये गया मी के पास में, तो इसका हो जाएगा आई। इफ़ आई वॉज फीलिंग पॉजिटिव, फुल स्टॉप। ये आपका सटीक आंसर होगा। अब एक तो हम आस्क्ड बनाना सीख गए और एक हम इफ़ लगाना सीख गए, ये 2 बातें हैं। अब हम नियम नंबर 2, वो तो था कोमा हटाने का नियम। कोमा में 3 नियम हमने पढ़ा है, दैट कब आता है, इफ़ कब आता है, WH कब आता है। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, रूल नंबर 2, और ये है कर्ता या सब्जेक्ट बदलने संबंधी नियम, यानी कर्ता या मैं कहूँ रूल रिलेटेड टू चेंजिंग सब्जेक्ट को चेंज करने संबंधी। अब अपन बात करेंगे, ये जो मैंने यू का आई हुआ है, यू का ही हो जाता है, कहीं सी हो जाता है, ये कर्ता बदलने संबंधी नियम क्या हैं, इसको मैं आपको आज समझा देता हूँ। कल आपको ये याद करना है, और फिर इसको अपन कल जो एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में, केवल कर्ता बदलने संबंधी नियम अपन लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको कर्ताओं की 3 फॉर्म लिख देता हूँ। देखिए, कर्ता टोटल है 8 में सबसे पहला आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और नेम। इन सारे कर्ताओं को अपने पर समझना पड़ेगा। ये दोनों मिलाकर आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, ये यू, ये सेकंड पर्सन है, और भाई ये 5 यहाँ से ही, सी, इट, दे, नेम, ये थर्ड पर्सन है, और ये सब इनकी फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो, हर कर्ता की 3 फॉर्म होती है, जिनको हम ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ये सब अपने अपनी पहली फॉर्म में है, यानी सब्जेक्टिव केस है ये। अब अपन लोग इनको पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। यानी आप ऐसे समझो, जैसे मुख्य क्रियाओं की 3 फॉर्म होती हैं, वैसे कर्ताओं की भी फॉर्म होती हैं।
इन कर्ताओं की फॉर्मों को मैं आज लिख रहा हूँ, इनको आप अंगुलियों पे याद करना है आज आपको बैठ करके। 8 की 8 फॉर्मों को, 8 करता है, अब 8 की 3 3 है तो 8 या 24 शब्द हो गए। ये आपको अधिकांश सबको पहले से याद हैं। जिनके याद नहीं है वो आज इनको याद करो, क्योंकि ये जब याद होंगे तो ही आप कर्ता संबंधी परिवर्तन कर सकते हैं। कर्ता जब भी बदलना सीखोगे आप जब ये चीज़ें आपको याद होगी। तो आई की फर्स्ट फॉर्म आई है, वी की फर्स्ट फॉर्म वी है, ये हमने लिखा है, ये फर्स्ट पर्सन है, इधर फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये सेकंड पर्सन में केवल एक आता है यू, जिसको संस्कृत में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष बोलते हैं। ये थर्ड पर्सन है, 5 आदमी आते हैं उसमें। अब इनकी जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे आई, माई, मी इसकी थर्ड फॉर्म होती है। अंग्रेजी में इसको हम पजेसिव केस बोलते हैं और मी को ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और आई इसका सब्जेक्टिव केस है। सेकंड फॉर्म है वी, आवर, अस। फिर है यू की सेकंड फॉर्म होती है यू, योवर, यू, योवर, यू। फिर ही का होता है ही, हिज, हिम। फिर सी का होता है सी, हर। फिर इट का होता है इट, इट्स, इट। फिर दे का होता है दे, देयर, देम। नेम, किसी का भी नाम आ जाए तो तीनों फॉर्म एक ही होती हैं नेम की। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कविता है तो कविता, कविता, कविता। कोई का भी नाम आ जाए उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, उसका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस एक ही होता है। तो एक बार आप लोग ढंग से, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इनको उतार लें आज कॉपी में, एक पन्ने पर उतार करके इनको याद करें, क्योंकि ये चीज़ें जब आपके याद होंगी तो ही आप कर्ता संबंधी परिवर्तन याद कर सकते हैं। कर्ता परिवर्तन कल आपको बिल्कुल अंगुलियों पे हम कर्ताओं को बदलना सिखा देंगे कि किसका क्या होगा। अगली वीडियो में आप कर्ता बदलना सीख जाएंगे। फिर उसके लास्ट में फिर आपको कुछ और छोटी मोटी बातें हैं वो हम आपको टेंस संबंधी परिवर्तन सिखाएंगे। तो 3-4 क्लासों के अंदर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा तुरंत आप अंगुलियों चुटकियों में उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये इनकी आई की 3 फॉर्म ऐसे याद करनी है। आई की पहली फॉर्म है आई, माई, मी, ऐसे याद करना है। ये फर्स्ट है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम और नेम, नेम। इस तरीके से आपको 8 फॉर्म ये याद करके और अगले वीडियो के अंदर हम इनको बदलना कैसे सिखाएंगे। ये बहुत आसान है लेकिन इनको आप याद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप देखते रहिए चैनल को और जो काम बताया जाता है उसको भी शालीनता और जिम्मेदारी समझ करके उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।